बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं बीकॉम पार्ट 2 के अकाउंटिंग एडवांस अकाउंटिंग का पास पेपर है। ब्रांच अकाउंटिंग का 2016 का पेपर है और उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन में हमसे जो रिक्वायरमेंट की गई है वो कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट की गई है और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की गई है। तो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं पहले गौर से कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो जुल्फ़िकार कंपनी ऑफ इस्लामाबाद हैज़ अ ब्रांच एट कराची। फॉलोइंग आर द ट्रायल बैलेंसेस ऑफ बोथ एज ऑन 31 दिसंबर 2016। हेड ऑफिस के बैलेंसेस भी गिवन है, यहाँ पर कैश गिवन है, हेड ऑफिस का कैश भी है, ब्रांच का भी है, अकाउंट रिसीवेबल हेड ऑफिस का भी है, ब्रांच का भी है, मर्चेंडाइज परचेजेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अकाउंट पेबल, इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सेल्स, शिपमेंट टू ब्रांच। ये मेन आइटम है कि शिपमेंट टू ब्रांच हेड ऑफिस अपने पास से 80,000 की गुड्स क्रेडिट करके दिखा रहा है कि ब्रांच को ये गुड्स हमने भेजी हैं, और उसके ठीक नीचे शिपमेंट फ्रॉम हेड ऑफिस यानी ब्रांच के रिकॉर्ड में दिखाई दे रहा है कि गुड्स जो हेड ऑफिस से हमें रिसीव हुई हैं वो 1 लाख की हुई हैं। तो 80,000 का रिकॉर्ड हेड ऑफिस दिखा रहा है और 1 लाख का रिकॉर्ड दिखा रहा है हमारा ब्रांच। ठीक है, तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो है हमारा ओवर वैल्यूएशन, यानी इस बार जितनी भी गुड्स हमारे हेड ऑफिस से ब्रांच को गई हैं उसमें कॉस्ट जो थी वो 80,000 की थी और जो उनकी इनवॉइस प्राइस है, जो उनकी बिल्ड प्राइस है वो 1 लाख रुपीज़ है। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस 20,000 है। तो ये हमारे माइंड में बात आ जानी चाहिए, ठीक है, कि करंट ईयर की जो शिपमेंट है उसका ओवर वैल्यूएशन जो है वो 20,000 है। और उसके बाद अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का अकाउंट हेड ऑफिस ने अपने पास शो किया हुआ है, जो कि हम बात जानते हैं कि अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर शो होता है। ठीक है जी, तो अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन में 30,000 है। अब यहाँ पर एक बात ये इम्पॉर्टेंट है कि जो अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का बैलेंस दिखाई दे रहा होता है हेड ऑफिस की बुक्स में, इसमें 2 तरह का ओवर वैल्यूएशन इंक्लूडेड होता है। पहला ओवर वैल्यूएशन तो होता है ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है कि जो गुड्स इस बार भेजी गई हैं हेड ऑफिस की जाने से ब्रांच को गुड्स भेजी गई हैं जो कि 80,000 की थी, 1 लाख की बनकर मिली। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है 20,000 का, वो ओवर वैल्यूएशन हेड ऑफिस ने इसी 30,000 के अंदर रखा हुआ है। तो पता ये चलता है कि 30,000 के अंदर तो 20,000 का ओवर वैल्यूएशन तो करंट ईयर की शिपमेंट का है। ठीक है, तो बचा कितना, 10,000। अब ये 10,000 का जो ओवर वैल्यूएशन है वो है ओपनिंग इन्वेंट्री के ऊपर रखा हुआ ओवर वैल्यूएशन, जो कि ब्रांच के पास ओपनिंग इन्वेंट्री है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो 40,000 है, ब्रांच के पास जो गुड्स दिखाई दे रही हैं 40,000 की दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ब्रांच को गुड्स सप्लाई करता है हेड ऑफिस नॉर्मली। और जब तक हमें कुछ बोला ना जाए कि ये 40,000 के अंदर हेड ऑफिस से माल कितना आया हुआ है और लोकल मार्केट का माल कितना है, तो कुछ नहीं बोला जाएगा। तो 40,000 का 40,000 हम यही कंसिडर करेंगे कि ये हमारे हेड ऑफिस ने ही दिया है, और हेड ऑफिस जब ये माल देता है तो इसके ऊपर ओवर वैल्यूएशन करके देता है। तो इस पर ओवर वैल्यूएशन कितना है वो हेड ऑफिस ने इसी के अंदर लिखा होता है अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन के अकाउंट में। तो 30,000 के अंदर 20,000, तो ये 80 और 1 लाख का डिफरेंस है जो करंट ईयर की शिपमेंट है, और जो 10,000 रिमेनिंग रहता है वो इसी 40,000 के अंदर जो 10,000 का ओवर वैल्यूएशन है वो ये है। ठीक है, उसके बाद ब्रांच स्लैश हेड ऑफिस। अब ये ब्रांच अकाउंट रिसीवेबल शो करवाया जा रहा है कि हेड ऑफिस कह रहा है कि ब्रांच से लेना कितना है और हेड ऑफिस को पे कितना करना है, ये ब्रांच कह रही है। तो 1,20,000 हेड ऑफिस शो कर रहा है, तो इसका मतलब है इसका ताल्लुक ब्रांच के रिसीवेबल से है। ठीक है, यानी हेड ऑफिस कह रहा है कि हमने ब्रांच से 1,20,000 लेना है, और सेम चीज़ हमारी ब्रांच भी कह रही है कि हेड ऑफिस को हमने पे करना है 1,20,000। तो हम ये बात जानते हैं कि हेड ऑफिस अगर रिसीवेबल में अमाउंट बोलता है 1,20,000, तो ब्रांच भी अपने पेबल के अंदर यही अमाउंट बोलेगी 1,20,000। ठीक है, उसके बाद कैपिटल है कि ऑनर ने अपना जो कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है वो 2 लाख रुपीज़ का किया हुआ है। हेड ऑफिस के दोनों साइड के टोटल बराबर आ रहे हैं और ब्रांच के भी दोनों साइड के टोटल बराबर आ रहे हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर लिखा है नंबर ए में, एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ मर्चेंडाइज रिपोर्टेड बाय हेड ऑफिस 50,000, यानी हेड ऑफिस ने जो रिपोर्ट की है एंडिंग इन्वेंट्री हेड ऑफिस के पास 50,000 की है। एंड ऑफ ब्रांच, ब्रांच की इन्वेंट्री 60,000 रुपीज़ की है एंडिंग।
इंक्लूडिंग जिसके अंदर शामिल है परचेजेस फ्रॉम आउटसाइड 15,000। तो 60,000 के अंदर 15,000 की जो परचेजेस है यानी कि जो माल है, इन्वेंट्री है, वो लोकल मार्केट से ख़रीदा हुआ माल है। ठीक है, अगर हम एंडिंग इन्वेंट्री की बात करें तो एंडिंग इन्वेंट्री तो 60,000 की कहलाएगी ब्रांच की, लेकिन जब हम ओवर वैल्यूएशन का काम करेंगे, ओवर वैल्यूएशन की वर्किंग करेंगे, तो उस वर्किंग पर्पस के लिए इस 60,000 में से 15,000 की लोकल परचेजेस का माल माइनस करा दिया जाएगा, क्योंकि लोकल मार्केट के माल पर ओवर वैल्यूएशन नहीं होता। तो 60,000 में से 15,000 को जब लेस कराएंगे तो 45,000 रुपये बचेंगे। तो 45,000 वो माल बचेगा जो एंडिंग माल तो है मगर वो हेड ऑफिस से लिया हुआ माल है, तो उस माल पर ओवर वैल्यूएशन की वर्किंग की जाएगी। उसके बाद नंबर बी पॉइंट में हेड ऑफिस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर प्रीपेड। हेड ऑफिस के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं 30,000 पे हुए हैं, वो कह रहे हैं इसमें 4,000 का प्रीपेड है। तो प्रीपेड है तो जाहिर सी बात है वो एक्सपेंस का पार्ट नहीं बनना चाहिए, उसको 30,000 में से माइनस करवा देंगे और एक एसेट क्रिएट हो जाएगा जो कि बैलेंस शीट के अंदर लिखा जाएगा। और एंड ब्रांच ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर एक्रूड 5,000। ब्रांच के जो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20,000 के दिख रहे हैं, इनमें भी 5,000 और देने बाकी हैं, तो इनमें हम इसको ऐड करवा देंगे और एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। फिक्स एसेट्स आर डेप्रीशिएटेड एट 10% ऑफ कॉस्ट। तो फिक्स एसेट को 10% ऑफ कॉस्ट पे डेप्रीशिएट कर देंगे। ठीक है जी। सो प्रिपेयर कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफ जुल्फ़िकार कंपनी। ठीक है जी, पहले कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट की जानिब बढ़ते हैं। कंसोलिडेटेड के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी नीड सेल्स। तो हेड ऑफिस की सेल्स हम देख सकते हैं 2,50,000। ब्रांच की सेल हमें नज़र आ रही है 2 लाख। तो इन दोनों को हमने क्या करना है, कंबाइन कर लेना है, कंसोलिडेट करना है, 4.5 लाख आ जाएगा। 4.5 लाख की सेल को लिखने के बाद अच्छा मेनली हमारा जो वर्किंग वाला जो कॉलम है, मेन जो कॉलम है वो यही वाला है, कंसोलिडेट, जिसमें अमाउंट हो रहे हैं। ठीक है, और सेल के बाद सेल रिटर्न होता है। सेल रिटर्न कोई हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। सेल रिटर्न के बाद सेल डिस्काउंट होता है। सेल्स डिस्काउंट भी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लेस करवाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना होगा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। ओपनिंग इन्वेंट्री सबसे पहले हम बात कर लें हमारे हेड ऑफिस की। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, विच इज़ गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। ओपनिंग इन्वेंट्री 90,000, 90,000। ठीक होगी बात। अच्छा जी, उसके बाद ब्रांच की ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दिखाई दे रही है 40,000। अब आपको ये बात याद होगी जब हमने क्लास में ये बात डिस्कस की थी कि जब भी कंसोलिडेट करते हैं तो हमें हेड ऑफिस कंसोलिडेट अकाउंट बनाता है। हेड ऑफिस जो है वो मर्ज करके अकाउंट बनाता है ब्रांच के साथ, और हेड ऑफिस की तमाम जितनी भी अमाउंट है इन्वेंट्री को लेकर, परचेजेस को लेकर, ये सब कॉस्ट पर होती है। तो ब्रांच की इन्वेंट्री को भी कॉस्ट पर ही लिखा जाएगा। अब हम बात करें ये 40,000 अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ब्रांच की इन्वेंट्री है तो सही मगर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये इसके अंदर ओवर वैल्यूएशन का अमाउंट भी शामिल है, तो ओवर वैल्यूएशन का अमाउंट इसमें से हमें निकालना होगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले वर्किंग मुझे यहाँ बनानी पड़ेगी। तो वर्किंग हम यहाँ बना लेते हैं। अच्छा जी, वर्किंग ये है कि ये जो अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन है, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, इसका जो अमाउंट हमें गिवन है वो गिवन है 30,000, राइट। 30,000 का अमाउंट है और हम लोग ये बात कर चुके हैं कि इस 30,000 के अंदर जो करंट शिपमेंट है उसका ओवर वैल्यूएशन भी है, तो हम इसमें से लेस करवा देंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ करंट शिपमेंट टू ब्रांच। करंट शिपमेंट जो ब्रांच को भेजी गई है उसका ओवर वैल्यूएशन कैसे निकाला सर, 80,000 की गुड्स 1 लाख की करके भेजी गई, तो 1 लाख माइनस 80,000, तो पता लगा कि 20,000 रुपये इस 30,000 के अंदर
माइनस हो जाएगा 20,000 करंट शिपमेंट का ओवर वैल्यूएशन। इसको हम ऊपर लिख देते हैं 1 लाख माइनस 80,000। $30,000 और लेस करवा रहे हैं 20,000। तो हमारे पास अमाउंट आया 10,000 और इस 10,000 को मैंने बताया था कि ये 10,000 जो है वो ओवर वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूएशन ऑन ओपनिंग इन्वेंट्री एट ब्रांच। ओपनिंग इन्वेंट्री एट ब्रांच, इसका ओवर वैल्यूएशन 10,000 है। तो अब अगर मैं बात करूं कि हमारा जो ब्रांच के पास माल है 40,000 का है, इसमें से ये 10,000 निकालने पड़ेंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री एट ब्रांच। कैसे निकालें सर? उसकी इनवॉइस प्राइस तो 40,000 है और उसका ओवर वैल्यूएशन 10,000 है, तो अमाउंट बना है 30,000। ठीक है जी, तो ये 30,000 का अमाउंट है। इस पर मैं स्टेरिक बना देता हूँ वर्किंग का रेफ़र करने के लिए, वर्किंग को रेफ़र करने के लिए। तो 30,000 की कॉस्ट आ गई। ठीक है, यहाँ भी स्टार बना दिया। तो 90,000 तो हेड ऑफिस की गुड्स है और कॉस्ट पर है, और ये 30,000 हमारी ब्रांच की गुड्स है और वो भी कॉस्ट पर आ गई है। तो दोनों को हम कंसोलिडेट करते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास 1,20,000। अब इसमें हम ऐड करवाएंगे परचेजेस का अमाउंट। दोनों ने जितनी जितनी परचेजेस की है 2,20,000 हेड ऑफिस ने परचेजेस की और 80,000 हमारी ब्रांच ने की है। तो परचेजेस का अमाउंट तो होता ही कॉस्ट पर है, तो ये हो गया हमारा 3 लाख रुपीज़ की परचेजेस, 3 लाख की। कोई परचेज़ रिटर्न नहीं है, कोई परचेज़ डिस्काउंट नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस नहीं है। अच्छा जी, अब इसमें हमने एक बात और आपको बताई थी कि परचेजेस के बाद ये जो शिपमेंट की कहानी है, शिपमेंट हेड ऑफिस ने जो गुड्स भेजी हैं ब्रांच को 80,000 की हैं और जो ब्रांच को गुड्स मिली हैं वो 1 लाख की इनवॉइस बनकर मिली है। ठीक है, ये वाली चीज़ अगर आप कंसोलिडेट में ना दिखाएं, दिखा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हेड ऑफिस जब गुड्स भेजेगा तो अपने पास से यहाँ से माइनस कराएगा 80,000 और ब्रांच जब उस गुड्स को रिसीव करेगी तो उसकी कॉस्ट पे रिसीव करेगी तो वो 80,000 पे ही जमा कराएगी और प्लस माइनस का इम्पैक्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दोनों काम कराने पड़ेंगे, प्लस और माइनस, यानी कि पहले हेड ऑफिस में से माइनस कराना होगा और फिर ब्रांच में वो उन गुड्स को प्लस कराना होगा, यानी कि गुड्स सेंड टू ब्रांच ऐड और लेस करके काम करते हैं। इनफैक्ट पहले लेस फिर ऐड। गुड्स सेंड टू ब्रांच GSTB और गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस GRFH। तो हमारा हेड ऑफिस कहेगा कि हमने गुड्स भेजी हैं 80,000 की और हमारी ब्रांच कॉस्ट पर उसको लेगी तो वो उसको यहाँ प्लस करके दिखाएगी 80,000 पर। ठीक हो गई बात। तो इस तरीके से जब इनको मैं नेट करता हूँ कंसोलिडेट के लिए तो इट विल बिकम 0। इसलिए इस लाइन को आप कंसोलिडेशन में शामिल करें या ना करें, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं।
अच्छा जी, अब हम यहाँ पर टोटलिंग करते हैं। गुड्स, टोटल गुड्स अवेलेबल निकालने के लिए, तो हेड ऑफिस की टोटल गुड्स हमारे पास आ रही हैं 2,30,000। 1,90,000। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इनका भी टोटल करते हैं तो ये बनता है 4,20,000, 4,20,000। गुड्स अवेलेबल में से लेस करवाना होता है इन्वेंट्री एंडिंग। इन्वेंट्री एंडिंग माइनस कराएंगे तो हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया गया था कि 50,000 की इन्वेंट्री हेड ऑफिस के पास है, तो 50,000 यहाँ से माइनस, और 60,000 की इन्वेंट्री मौजूद है हमारे ब्रांच के पास, जिसमें से 15,000 का आउटसाइडर का माल है। अब हमने इस पर एक काम करना होगा, और काम ये करना होगा कि इन्वेंट्री एंडिंग एट ब्रांच के पास जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है, वो आ रही है 60,000। ठीक है, हमें कॉस्ट पे कन्वर्ट करना है, तो इसमें से पहले मैंने हटा दिया गुड्स फ्रॉम लोकल मार्केट। लोकल मार्केट की गुड्स को मैं इसमें से निकाल देता हूँ पहले। लोकल मार्केट की गुड्स हमें बताई जा रही हैं 15,000। ठीक है जी, तो 15,000 को जब इसमें से हम लेस करवाएंगे तो अमाउंट हमारे पास आएगा 45,000। ये आ गई गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। एंडिंग इन्वेंट्री इन एंडिंग इन्वेंट्री, यानी हमारी एंडिंग इन्वेंट्री में जो हेड ऑफिस से रिसीव किया हुआ माल है वो है 45,000 का। ठीक है जी, 45,000 का। अब इस 45,000 में हमें ओवर वैल्यूएशन को अलग करना है और कॉस्ट को अलग करना है। इनफैक्ट हमें इसकी चाहिए कॉस्ट, तो कॉस्ट हासिल करने के लिए इसके अंदर जो ओवर वैल्यूएशन छुपा हुआ है उसे हमें हटाना होगा। अब ओवर वैल्यूएशन इसके अंदर से निकालना है, तो ओवर वैल्यूएशन को निकालने का तो फॉर्मूला हमने आपको सिखाया था कि ओवर वैल्यूएशन का पहले रेट हमारे पास होना चाहिए कि पता लगे कि इस इन्वेंट्री में कितने परसेंट अबव हुआ है। 20% का ओवर वैल्यूएशन शामिल है या इसके अंदर 25% का ओवर वैल्यूएशन शामिल है। ठीक है, तो रेट अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपको रेट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, बस आपको ये पता है कि 80,000 का माल 1 लाख का बनाकर भेजा गया था। तो इसमें जो माल भेजा गया है तो इसमें जो भी परसेंटेज रखकर भेजा गया है वो परसेंटेज हमें निकालना होगा, क्योंकि एंडिंग पर वही माल बचता है जो करंट ईयर हमारे पास शिप होकर आया होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर रेट निकालूंगा ओवर वैल्यूएशन का। ठीक है, तो कैलकुलेशन फॉर रेट ऑफ ओवर वैल्यूएशन का रेट निकालते हैं। तो ओवर वैल्यूएशन का रेट निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए सर, ओवर वैल्यूएशन, जिस चीज़ का रेट निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं और जिसकी बुनियाद पे निकालते हैं उसको नीचे रखते हैं। कॉस्ट प्राइस को नीचे रखेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, तो ओवर वैल्यूएशन जो हम निकाल रहे हैं वो हेड ऑफिस ने जो गुड्स भेजी हैं उनकी मदद से निकाल रहे हैं। तो हेड ऑफिस ने जो गुड्स भेजी हैं उसकी जो कॉस्ट थी वो 80,000 थी, माइनस उसकी जो इनवॉइस प्राइस थी 1 लाख थी, एंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट दैट इज़ 80,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ओवर वैल्यूएशन का रेट तो
80,000 माइनस 1 लाख इट इज़ 20,000। नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें क्योंकि हमने 80,000 पहले रख दिया है, 1 लाख बाद में रखा है। डिवाइडेड बाय 80,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका जवाब हमारे पास क्या आने वाला है सर? हम 20,000 को डिवाइड करवा रहे हैं 80,000 से एंड मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 100 से। इट इज़ 25%। ओवर वैल्यूएशन परसेंटेज इज़ इक्वल्स टू 25%। तो हमें मालूम हो गया है कि इस बार जितनी भी गुड्स भेजी गई हैं हेड ऑफिस के ज़रिए, हेड ऑफिस ने ब्रांच को जितना भी माल भेजा उस पर 25% का ओवर वैल्यूएशन रखा है। तो इसका मतलब ये जो 45,000 का माल है इसमें भी 25% का ओवर वैल्यूएशन शामिल है। तो 25% का ओवर वैल्यूएशन शामिल है तो हमने एक बात सीखी है, तो 100% की कॉस्ट है इसके अंदर और 25% का ओवर वैल्यूएशन है, तो ये बन गया 125%। तो मैं 45,000 के अंदर देख रहा हूँ 125 पार्ट्स, 125 से डिवाइड कराएंगे तो एक हिस्सा बनेगा और 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ से मिलेगी कॉस्ट, इस 45,000 के अंदर जो कॉस्ट है वो मिल जाएगी। अच्छा जी, अब कैसे निकालें सर? 45,000 को मैं डिवाइड कराऊंगा 125 से और मल्टीप्लाई कराऊंगा 100 से, तो बन गया 36,000, यानी 36,000 की इसमें कॉस्ट है। तो 36,000 की कॉस्ट है तो ओवर वैल्यूएशन कितना बना सर? 45,000 में से माइनस करा दें आप 36,000, ठीक है जी, 9,000 का ओवर वैल्यूएशन बन गया इस पर। ओके जी, तो ये बात आ गई। अब आपने क्या करना है, अपनी इन्वेंट्री को वहाँ पर शो करना है। ठीक है, जो ब्रांच के पास इन्वेंट्री है, तो ब्रांच के पास जो इन्वेंट्री है, अब हमने यहाँ पर देख लिया था कि लोकल मार्केट का माल 15 है। ठीक है, यानी कि अब मैं एंडिंग इन्वेंट्री एट ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस, अब हमारे पास प्योर कॉस्ट आ गई है। और वो कॉस्ट कैसे आ गई है सर? एक तो लोकल मार्केट, फ्रॉम लोकल मार्केट, यानी गुड्स फ्रॉम लोकल मार्केट। लोकल मार्केट की गुड्स हमारे पास 15,000 की थी और जो गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस से आई हुई हैं एट कॉस्ट, उनकी कॉस्ट हमने निकाल ली है 36,000। तो ये प्योर कॉस्ट पे अब हमारे पास कन्वर्जन हो गया है 15,000, 36,000 और 15,000। ठीक है जी, तो ये अमाउंट बना 51,000। 51,000 की गुड्स हैं जिनमें ओवर वैल्यूएशन शामिल बिल्कुल भी नहीं है। तो 51,000 की गुड्स मुझे यहाँ पे शो करानी होंगी एंडिंग इन्वेंट्री में, तो मैं माइनस कराऊंगा 51,000। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ तक का काम। तो इनका सम किया तो हमारे पास आया 1,01,000 माइनस का 1,01,000। एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कराएंगे हम, आ, 2,30,000 की अवेलेबल में से 50,000 माइनस कराया, बचा 1,80,000। और 1,90,000 की अवेलेबल में से 51,000 माइनस कराया, बचा 1,39,000। और यहाँ पर 4,20,000 में से 1,01,000 निकाला तो 3,19,000 बचा। एंडिंग इन्वेंट्री निकाल दी है तो हमारे पास आ गई है सी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमने माइनस कराना है सेल्स रेवेन्यू में से। ठीक है जी, यानी मैं सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इनको आपस में माइनस करवाने लगा हूँ।
माइनस का यहाँ पे साइन लगा देते हैं। जब इनको माइनस कराएंगे तो हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 70,000, 70,000, और ब्रांच का आएगा 61,000, और इनका कंसोलिडेट जो आएगा 1,31,000, 1,31,000, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आपने माइनस करा दिया सेल्स में से। अब आ जाइए लेस करवाते हैं अगले स्टेप्स पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करवाएंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें गिवन है यहाँ पर। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम से ही गिवन है, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 30,000 हेड ऑफिस के, और हमें ये बताया गया था कि हेड ऑफिस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्रीपेड है, ठीक है। तो HO करके यहाँ पर वर्किंग दिखाते हैं कि हेड ऑफिस के जो है वो प्रीपेड है, तो उसमें से ये माइनस कराना होगा। तो 30,000 के हेड ऑफिस के थे, उसमें से हम उनके प्रीपेड का अमाउंट माइनस करा रहे हैं, दैट इज़ 4,000, ठीक है जी। तो हेड ऑफिस के ख़र्चों में जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 26,000, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का। और जहाँ तक ब्रांच की बात है तो ब्रांच के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20,000 हैं, और हमें कहा गया था कि 5,000 के एक्रूड हैं। तो 20,000 हैं और 5,000 के एक्रूड है, मतलब अभी और पे करने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इनके बन गए कितने, 25,000 के एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पे डैश लगा देते हैं। तो हेड ऑफिस के ख़र्चे बन गए 26,000 के, और ब्रांच के ऑपरेटिंग बन गए 25,000 के, ठीक है। इनको टोटल कर लेते हैं, लेकिन अभी टोटल से पहले एक एक्सपेंस और है। फिक्स्ड एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड एट 10% ऑफ कॉस्ट, यानी डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स FA, ठीक है। ये हमारा आ गया है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और अब हमारा आ रहा है डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स हम लोग देख रहे हैं कि हमारे हेड ऑफिस के पास भी है, ब्रांच के पास भी है। तो ऐसे ही काम करते हैं कि हेड ऑफिस का जो फिक्स्ड एसेट है वो है इक्विपमेंट 1 लाख का, और रेट बताया है कॉस्ट पर 10% का, तो मल्टीप्लाई बाय 10%। तो 1 लाख का 10% बनेगा 10,000, ठीक है जी। और ब्रांच की जहाँ तक बात है तो ब्रांच के पास 50,000 के हैं, इक्विपमेंट 50,000 के हैं, मल्टीप्लाई बाय 10%, तो इट विल बिकम 5,000। यहाँ डैश लगा दिया और यहाँ पर भी डैश लगा दिया। तो ये आ गए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे, और कोई एक्सपेंस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। रिसीवेबल, मर्चेंडाइज परचेज, बस। अब यहाँ पर हम इसको ज़रा टोटल कर लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस के। हेड ऑफिस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना बन रहा है, ब्रांच का कितना बन रहा है। तो हेड ऑफिस की जहाँ तक बात है 26,000 और 10,000 बन रहा है 36,000। तो हमें माइनस कराना होगा 36,000, ठीक है। और यहाँ पर बनता है ब्रांच का 30,000, माइनस करवाएंगे 30,000, ठीक है। और यहाँ कंसोलिडेट में ये 10,000 आ गया, और ये आ गया 5,000। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कंसोलिडेट के अंदर टोटल बन रहा है वो 66,000 बन रहा है। तो 66,000 को माइनस करवाएंगे हम, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस 66,000 करवाएंगे। इसके बाद कोई अदर इनकम हमें नज़र नहीं आ रही, लाइक कमीशन वगैरह, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके सामने है। अब हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट, जो हमारे हेड ऑफिस को नेट प्रॉफिट हुआ, ठीक है। पहले तो यहाँ पर जो हेड ऑफिस के ज़रिए यहाँ पर आ रहा है वो पहले निकाल लेते हैं। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट था 70,000,
और ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुए हैं 36,000 के, तो 34,000 का यहाँ पर अमाउंट आ रहा है। और यहाँ पर 61,000 का ग्रॉस प्रॉफिट था और 30,000 का यहाँ पर जो है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ रहा है, तो 31,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बनता है। और इसके हिसाब से 1,31,000 माइनस 66 65,000 यहाँ बनेगा 65,000 का नेट प्रॉफिट। This is our final answer. This is our consolidated income statement. इसमें से आंसर कौन सा है हमारा? 65,000 का आंसर है हमारा। ठीक है जी, दिस इज़ आवर आंसर 65,000। इस पर भी मैं कलरिंग हटा देता हूँ क्योंकि ये हमारा जवाब नहीं है। हमारा जवाब है 65,000 का नेट प्रॉफिट है कंसोलिडेटेड। हेड ऑफिस को जो प्रॉफिट हुआ है वो 65,000 का हुआ है। ठीक है जी, अब आते हैं हम लोग बैलेंस शीट की जानिब, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की जानिब आते हैं। क्वेश्चन को यहाँ पे ले आते हैं। ओके जी, बैलेंस शीट बनाने के लिए क्वेश्चन को हमने सामने रख लिया है। बैलेंस शीट कैसे बनेगी सर? तमाम चीज़ें जमा हो जाएंगी जिस तरीके से हमारे इनकम स्टेटमेंट के अंदर हो गई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट, एसेट साइड और इक्विटी साइड, करंट एसेट, नॉन करंट, ऑनर इक्विटी और लायबिलिटीज़। तो सबसे पहले कैश की बात करते हैं। कैश हमारा करंट एसेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कैश ले रहे हैं। तो कैश को सबसे पहले लेंगे बैलेंस शीट को बनाने में। तो कैश हम लोग यहाँ पर 20,000 देख रहे हैं, हेड ऑफिस का है, और 10,000 यहाँ पर है ब्रांच का। तो कैश चाहें तो आप यहाँ पर दिखा भी दें कि 20,000 और प्लस 10,000 ये कैश है। ठीक है, तो इस कैश का टोटल हमारे पास आ जाएगा 30,000। तो 30,000 का कैश हमारे पास आ गया। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल को भी आप दिखा दें 40,000 और 45,000। ठीक है, 40,000 प्लस 45,000 85,000। 85,000 का हमारे पास ये सम आ गया। और अकाउंट रिसीवेबल के बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये तो थी बिगिनिंग वाली। ठीक है, ये तो इन्वेंट्री है बिगिनिंग वाली, ये तो बिक चुकी है। परचेजेस तो हमारा इनकम स्टेटमेंट के अंदर चला गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक्सपेंसेस हैं। अकाउंट पेबल इज़ अ लायबिलिटी, तो ये आ गया अकाउंट पेबल लायबिलिटी के अंदर। शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अकाउंट पेबल हमारा 50 और 20 है। 50,000 है और 20,000 है। 70,000 का अकाउंट पेबल आ गया। और इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट है। इक्विपमेंट को कंसोलिडेट करना होगा। इक्विपमेंट हम यहाँ ऐसे ही कर लेते हैं 1 लाख और ये 50,000, तो ये आ जाएगा 1.5 लाख। ठीक है, 1,50,000 का इक्विपमेंट है। और इसमें से लेस कराना होगा अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन। ठीक है, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन हमें मिलाना होगा। अब देखें 1.5 लाख के इक्विपमेंट में हेड ऑफिस का इक्विपमेंट भी शामिल है, ब्रांच का भी शामिल है, तो अलाउंसेस को भी जमा करना होगा। ठीक है, अलाउंसेस पुराने वाले देख लें जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, 10 और 5 15, 15,000 पुराने अलाउंसेस हैं। और जो इस बार नया डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ है
इस बार नया डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ था, वो हुआ था 10 और 5 15। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 10,000 हेड ऑफिस के इक्विपमेंट पे चार्ज हुआ था और 5,000 ब्रांच पे, तो 15,000 और नया आ गया। 15,000 पुराना था, 15,000 और नया आ गया। तो इस तरीके से माइनस हो जाएगा टोटल 30,000 का अलाउंसेस फॉर डेप्रीसिएशन। तो अब इनकी बुक वैल्यू की जहाँ तक बात है, तो बुक वैल्यू हमारे पास कितनी बनेगी इसकी, 1,50,000 में 30 निकाल दें, 1,20,000 का हमारा नॉन करंट एसेट यानी इक्विपमेंट की वैल्यू बन गई कंसोलिडेटेड। अच्छा जी, उसके बाद सेल्स हो गया, शिपमेंट हो गया, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन। हाँ जी, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन को हमें शो करना होगा, लेकिन इन्वेंट्री के साथ शो करना होगा, इस पर हम दोबारा आएंगे। और ब्रांच और हेड ऑफिस के अकाउंट को भी शो नहीं करेंगे कंसोलिडेटेड के अंदर, क्योंकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब ये है कि बस हेड ऑफिस जो है तमाम हिसाब किताब को जमा करके बताएं। अगर मैं ये ब्रांच रिसीवेबल अकाउंट, हेड ऑफिस पेबल अकाउंट यहाँ पर दिखाऊंगा, तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे एक शख्स अपने ही आप को कह रहा है कि मैंने अपने आप से लेना भी है और अपने आप को पैसा देना भी है, क्योंकि हेड ऑफिस की ही तो ब्रांच है। हेड ऑफिस ये कहेगा मैंने ब्रांच से पैसा लेना है, रिसीवेबल फ्रॉम ब्रांच, और ब्रांच कहती है कि पेबल टू हेड ऑफिस। तो अभी तो कंबाइन किया जा रहा है, तो कंबाइन करने में ये जुमला नहीं दिखाएंगे हम, ठीक है। हेड ऑफिस का पेबल और ब्रांच का रिसीवेबल हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो कैपिटल को हम ज़रूर दिखाएंगे, कैपिटल कितना था, क्या हो गया। तो कैपिटल का सबसे पहले जो पुराना तरीका है ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का 2 लाख था, वो 2 लाख ऐसे ही दिखा दिया, और इसमें ऐड करके दिखाएंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो हमें कंसोलिडेटेड हुआ है, कंसोलिडेटेड यानी सब कुछ मिलाकर, वो हुआ था 65,000, ये आप देख सकते हैं। तो 65,000 का मैं प्रॉफिट यहाँ पे जमा करा देता हूँ, ठीक है। और इसमें से ड्राइंग अगर होती ऑनर की तो माइनस हो जाती, नहीं दी हुई तो बस यहाँ पर यही रहेगा। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें बताया गया एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ मर्चेंडाइज रिपोर्टेड बाय हेड ऑफिस 50,000, यानी इन्वेंट्री एंडिंग दिखानी होगी, इन्वेंट्री एंडिंग। अच्छा, इस पर मैं थोड़ा सा काम करना चाहूँगा। इन्वेंट्री एंडिंग, हेड ऑफिस की इन्वेंट्री एंडिंग कितनी है, वो है 50,000, जो कि बताया गया हमें 50,000, ठीक है। हेड ऑफिस की आ गई। अच्छा, ब्रांच की यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, ब्रांच की एंडिंग इन्वेंट्री पहले मैं उस पर दिखाऊंगा उसकी बिल्ड प्राइस, यानी हेड ऑफिस ने कितने का भेजा था। बिल्ड प्राइस जो थी वो कितनी थी, 60,000, 60,000। एंडिंग इन्वेंट्री जो ब्रांच के पास है उसकी बिल्ड प्राइस 60,000, ठीक है। और इसमें से अब मैं लेस करके दिखाऊंगा, लेस अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन ऑन एंडिंग इन्वेंट्री, यानी जो एंडिंग इन्वेंट्री का अलाउंस निकाला था हमने, यहाँ देखें आप, यहाँ पर हमने निकाला था ये कैलकुलेशन फॉर रेट, जहाँ पे हमने रेट निकाला था। फिर ये जो 45,000 की हमारी इन्वेंट्री थी, 60,000 की टोटल इन्वेंट्री एंडिंग थी ब्रांच के पास, 15,000 लोकल मार्केट का माल था, 45,000 का माल था जो हेड ऑफिस से आया हुआ था, ठीक है। तो 45,000 पर ओवर वैल्यूएशन 9,000 है। तो अब यही माल हमारी ब्रांच के पास बिका हुआ नहीं है, यही बचा हुआ है। तो इसका ओवर वैल्यूएशन हेड ऑफिस अपने अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन में शो कराएगा। तो 9,000 रुपये का ओवर वैल्यूएशन है, तो यहाँ से माइनस होगा 9,000 का ओवर वैल्यूएशन। अब इसमें से ओवर वैल्यूएशन कटने के बाद अमाउंट बचता है कितना, 51,000, ठीक है, 51,000। तो ये इन्वेंट्री हमारी कंसोलिडेट हो गई है, ठीक है। 50,000 और 51,000 इन दोनों को मैं जमा कर रहा हूँ। 50,000 हेड ऑफिस का माल है और 51,000 ब्रांच का माल है, और दोनों कॉस्ट पे आ गए हैं, ठीक है। तो हमारा ये अमाउंट बन गया 1,01,000।
1,01,000 ये टोटल आ गया हमारे पास। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, इन्वेंट्री का मामला रोनुमा हो चुका है। बी पॉइंट में यहाँ था एडोबिस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्रीपेड थे, तो यहाँ पर आ जाएंगे प्रीपेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ठीक है जी, ये आ गए प्रीपेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एसेट हैं। तो कितने के थे, ये थे 4,000 के, तो 4,000 शो करा दिया। और यहाँ पर ब्रांच के ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमें बताए गए थे एक्रूड हैं 5,000 से, तो एक्रूड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, यहाँ पे शो कर दिए हमने कितने के, 5,000 के। बस अब यहाँ पर हम समीशन का काम कर लेते हैं। सम करेंगे तो 30,000, 85,000, 1,01,000 और 4,000, ठीक है। इन तमाम का टोटल कर रहे हैं हम, इन तमाम का टोटल कर रहे हैं तो वो आ रहा है 2,20,000। तो करंट एसेट्स का टोटल आ रहा है 2,20,000। तो ये हमने दिखा दिया 2,20,000 टोटल करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट तो 1,20,000 ही आ रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर इसका फाइनल टोटल करूँ तो टोटल करंट एसेट 2,20,000 और ये 1,20,000 आ गया 3,40,000, 3,40,000 आ गया। और यहाँ पर ऑनर इक्विटी का टोटल आ रहा है 2,65,000। $2,65,000 ये आ गया कैपिटल का एंडिंग बैलेंस। और इसमें लाइबिलिटी का टोटल कर लें, लाइबिलिटी का टोटल आ रहा है 75,000। आई होप के और कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो 75,000 यहाँ टोटल आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम कैपिटल एंडिंग का और लाइबिलिटी का टोटल ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी 3,40,000 से बैलेंस शीट बराबर आ रही है। 3,40,000 ये आ गए हमारे पास टोटल एसेट्स और ये आ गई टोटल इक्विटीज़। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसको अच्छी तरह से देख लें आप, फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।